हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सॉल्युबिलिटी हम पढ़ रहे थे। सॉल्युबिलिटी में हमने पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी में इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हम देख चुके हैं। इसके बाद टू और सब्सटेंसेस हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। लेकिन अगर मान लो आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो प्लीज इसके पिछले वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में मैं जो भी टर्म्स एक्सप्लेन करूंगा वो थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। रीजन ये है कि इसके पहले डिटेल में मैं सॉलिड इन सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसमें डिटेल में सारे रीजंस को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं कोरिलेट करते हैं दूसरे के साथ में, सेम हैं। तो ऐसे फैक्टर्स को हम इस लेक्चर में थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आए तो पिछले वीडियो से उसको कवर कर लीजिएगा, अदरवाइज हम इसको थोड़े से शॉर्ट में पढ़ेंगे। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अपने नोटबुक में आप हेडिंग डालेंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड। आपने टू लिक्विड्स को मिक्स कर दिया, ठीक है, तो दो कंडीशन आपको मिलती है। कभी कभी जैसे कि ऑयल एंड वाटर की बात करें, ऑयल एंड वाटर की बात करें, ये दोनों लिक्विड हैं। दोनों लिक्विड को आपने इस बीकर में सपोज मिक्स कर दिया तो होता क्या है, ऐसे टू लेयर्स बन जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा सपोज वाटर का, ये हो जाएगा ऑयल का, दो अलग अलग लेयर बन जाएंगे। तो ऐसे लिक्विड्स को बोलते हैं हम इमिसिबल। हम इसको क्या बोल देते हैं, इमिसिबल बोलेंगे। और अगर मान लो कोई भी लेयर नहीं मिला और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो गए तो इसको हम बोलते हैं मिसिबल। तो टू कंडीशंस आर पॉसिबल। जब आप दोनों सब्सटेंस को मिक्स कर दिएंगे तो दो लिक्विड को अगर आप मिक्स करते हैं तो या तो वो इमिसिबल होगा या तो वो मिसिबल होगा। इमिसिबल ऑयल एंड वाटर, ठीक है, और मिसिबल इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल को जब आप मिक्स कर देते हो वाटर के साथ तो आप ये नहीं बता पाओगे कि इथेनॉल कहाँ है वाटर कहाँ है, दोनों अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, मिसिबल। अच्छे से मिक्स नहीं होते, अलग अलग लेयर बन जाते हैं, इमिसिबल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबल। ये एक दूसरे के साथ सॉल्युबल है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल। ये दोनों एक दूसरे के साथ सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा, ये कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बेटा फिर से हमारा वही प्रिंसिपल, कौन सा, लाइक डिजॉल्व लाइक, इस पे डिपेंड करता है। लाइक डिजॉल्व लाइक पे डिपेंड करता है कि वो मिक्स हो, मिसिबल होगा या नहीं होगा, सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक से हम समझ सकते हैं कि कोई भी दो लिक्विड जो है उसको आप मिक्स कर रहे हो तो कोई भी एक सॉल्यूट होगा दूसरा सॉल्वेंट होगा, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्युबल है कि नहीं है, ये डिपेंड किस पे करेगा, हम कैसे समझेंगे, लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल से समझेंगे। जैसे कि एक्चुअली होता क्या है, कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, मिक्स करके देखा गया, तो ये पता चला है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन, ये दोनों को जब मिक्स किए, इन दोनों को जब मिक्स किए तो यहां पर हुआ क्या, ये मिसिबल लिक्विड था। ये क्या था, मिसिबल लिक्विड। ओके, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सॉल्युबल है। कभी ये सॉल्यूट हो सकता है, कभी ये सॉल्यूट हो सकता है। ठीक है, दोनों मिसिबल लिक्विड बने, बढ़िया। वाटर को मिक्स किया, वाटर को मिक्स किया इथेनॉल के साथ, वाटर को मिक्स किया इथेनॉल के साथ, मतलब ये क्या हो गया, वाटर एंड एल्कोहल। वाटर और एल्कोहल को देखा, ये भी मिसिबल। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आया, दोनों मिसिबल। अब इसमें से आप अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर ले लो, या इथेनॉल और बेंजीन ले लो, इन दोनों को एक साथ लो, या इन दोनों को एक साथ लो, या इन दोनों को एक साथ लो, या इन दोनों को एक साथ लो, कोई भी चीज। सपोज वाटर और बेंजीन को लिया, वाटर एंड बेंजीन को ले लिया,
या कार्बन टेट्राक्लोराइड इथेनॉल के लिए लिए। तो यहां पर जो कंडीशन आई वो कंडीशन क्या आया बेटा, मतलब कंडीशन नहीं, वो जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या था, इमिसिबल। ये दोनों को मिक्स किए तो वो इमिसिबल आया। यहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिसिबल था, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिसिबल था। रीजन क्या है, ये है नॉन पोलर, ये होता है नॉन पोलर, ये होता है नॉन पोलर। बोलो, दोनों नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर के साथ डिसॉल्व हो जाएगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, नॉन पोलर के साथ डिसॉल्व हो गया। ये है पोलर और ये भी पोलर, ये भी डिसॉल्व हो गए। तो यहां पर एक फैक्ट और आया निकल के, सोचा गया नॉन पोलर के साथ सॉल्युबल है, कैसे सॉल्युबल हुआ होगा, ठीक है, सोचा जाए तो यहां पर कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बताओ यहां पर कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सा बोलते हैं, किसको बोलते हैं बताओ, जिससे दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से पास में थोड़े से प्रेजेंट होते हैं, गैस के जैसे दूर नहीं होंगे, थोड़े पास हो गए, तो कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स। कार्बन टेट्राक्लोराइड में कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ये होता है वीक लंदन फोर्सेस, ठीक है, वीक वांडरवाल फोर्स, वीक लंदन फोर्स, एक ही चीज है, वीक वांडरवाल फोर्स यहां पर होता है। बेंजीन भी नॉन पोलर है, इसमें भी वीक लंदन फोर्स होगा, इसमें भी वीक लंदन फोर्स, इसमें भी वीक लंदन फोर्स, दोनों नॉन पोलर है, मतलब कि वांडरवाल फोर्स है इसके बीच में, इसमें पोलर नहीं है, पोलर में होगा तो क्या हो जाएगा, डाइपोल, पोलर होगा तो डाइपोल इंटरेक्शन होगा, यहां पर डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, वीक वांडरवाल फोर्सेस होगा, ये वीक वांडरवाल फोर्स की वजह से एक दूसरे के पास में है। अब ये दोनों को मिक्स किया तो नया जो जनरेट होगा, मैं आपको बताया था पिछली वीडियो में, आप ध्यान दिए होंगे, थोड़ा सा याद करेंगे तो सॉल्यूट इंटरेक्शन में पहले ये अवेलेबल है, सपोज ये सॉल्वेंट है, सपोज कि बेंजीन जो है सॉल्वेंट है, तो बेंजीन में सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, ठीक है, बेंजीन में सॉल्वेंट है, और CCl4 में सपोज की सॉल्यूट इंटरेक्शन है, अगर ये कम क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। अब दोनों को मिक्स किए तो कौन सा इंटरेक्शन डेवलप होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन डेवलप होगा, और अगर ये डेवलप हो गया तो सॉल्युबल होगा। तो ये डेवलप कब होता है बेटा, अगर नया बनने वाला या सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो अगर उसी स्ट्रेंथ का हो, जिस स्ट्रेंथ का सॉल्यूट था या सॉल्वेंट था, उसी स्ट्रेंथ का हो या उससे भी ज्यादा अच्छा स्ट्रेंथ का हो, नया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फिर वो सॉल्युबल होता है। तो यहां ये भी वांडरवाल फोर्सेस हैं, तो इसलिए वो सॉल्युबल हो गया। यहां देखते हैं, ठीक है, यहां तो सॉल्युबल होने का रीजन समझ में आया, क्योंकि सेम सब में सॉल्वेंट एंड न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्वेंट सब में वांडरवाल फोर्सेस हैं, सब सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले हैं, इसलिए वो सॉल्युबल था, ठीक है। यहां पर अगर बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा, डाइपोल होता है, बोलो डाइपोल होता है, कैसे, क्योंकि ये पोलर है, डाइपोल मतलब पोलर है, पोलर कैसे है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। वैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये वाटर का फॉर्मूला स्ट्रक्चर है, यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इसके पास कम रहेगा तो इसमें पार्शियल नेगेटिव आया, इसमें पार्शियल पॉजिटिव आया, वैसे इस हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव आएगा। मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है, तो मैं इसको यहां से डिवाइड करूं तो मॉलिक्यूल को देखो, मॉलिक्यूल की ये वाला एंड नेगेटिव एंड, मॉलिक्यूल का ये वाला एंड पॉजिटिव एंड, मतलब कि अपोजिट चार्जेस डेवलप हो गए इस मॉलिक्यूल में, मतलब इसको क्या बोलेंगे, डाइपोल, मतलब कि ये पोलर, ठीक, पोलर डाइपोल की चीज, समझ में आ रहा है बात। तो इसमें डाइपोल अट्रैक्शन होगा, एक वाटर और दूसरे वाटर के बीच में डाइपोल होगा, जैसे इसका प्लस वाटर के दूसरे के माइनस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करेगा, तो इसमें डाइपोल अट्रैक्शन है। साथ में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, इस एक वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ में जो बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें टू टाइप्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डाइपोल भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। सेम यहां पर भी है बेटा, इथेनॉल में भी सेम केस होता है, इसमें भी डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों होता है, ठीक है। डाइपोल यहां कार्बन की तरफ पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन की तरफ निगेटिव चार्ज, डाइपोल जनरेट हो गया, ठीक है। इसका पॉजिटिव इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के निगेटिव के साथ डाइपोल अट्रैक्शन, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग C2H5OH, ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव और यहां पर हाइड्रोजन में थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा।
और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये C2H5, इसमें ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसके हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इसमें भी डायपोल डायपोल है, इसमें भी डायपोल डायपोल, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नया बनने वाला फोर्स, अब मतलब कि आप दोनों को मिक्स कर दिया आपने, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, दोनों को मिक्स किया, ये मिक्स किया तो ये बने वाटर ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये बन गया वाटर, यहां होगा पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, एक डायपोल है। दूसरा हम लेंगे अल्कोहल, अल्कोहल का ये C2H5, ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा हाइड्रोजन, तो यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका ये भी डायपोल हो गया है ना, इसका एक पॉजिटिव एंड, इसका एक नेगेटिव एंड। तो अब जब न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा, देखो इसमें इसका ये नेगेटिव एंड, इसका ये पॉजिटिव एंड वाटर का, ठीक है। एल्कोहल का ये रहा, एल्कोहल का सपोज इसको मैं इन्वर्ट कर देता हूं, तो इसका ये पॉजिटिव एंड, C2H5 वाला पॉजिटिव एंड और ये ऑक्सीजन वाला नेगेटिव एंड। पॉजिटिव और नेगेटिव का ऐसे जनरेट, मैंने गलत किया, करने की जरूरत ही नहीं थी, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव एंड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनके बीच ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, तो न्यू डायपोल डायपोल बन सकता है। दूसरी बात देखेंगे, इसका ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ और इसका ऑक्सीजन इसके मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ, मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल भी एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब यहां पर भी सेम केस हो गया, पहले सॉल्यूट में भी क्या था, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड था, और नया बनने वाला सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में भी डायपोल डायपोल और हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब न्यू बनने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओल्ड जो आपके ऑलरेडी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अवेलेबल हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सेम हो तो सॉल्युबल हो सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। सबका रीजन क्या है, एनर्जी, है ना, सबकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली सेम हो जा रही है, तो सब उतना एनर्जी उसको मिल पाएगा जितने एनर्जी से इसके जो सॉल्यूट के बॉन्ड्स हैं या सॉल्वेंट के जो बॉन्ड्स हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, वो ब्रेक हो पाएंगी और नया बॉन्ड यहां पर बन पाएगा, नया अट्रैक्शन डेवलप हो पाएगा, ठीक है। चलिए पिछले वीडियोस अगर देखें तो आसानी समझ में आया होगा, ठीक है, नहीं देखें तो भी बहुत काफी कुछ है। चलिए अब अगर सोच के देखो, आप वाटर और CCl4 को आप मिक्स कर दो, वाटर और CCl4 को मिक्स कर दो, तो CCl4 कोई, ये तो नॉन पोलर है, कोई चार्ज नहीं, वाटर प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ये इसको कैसे अट्रैक्ट करेगा, इसमें चार्ज है इसमें चार्ज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये वाटर में है हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि CCl4 में नहीं है, ये मैंने बना लिया सपोज वाटर और ये बन गया CCl4। आप ये दोनों को मिक्स किए तो नया बनने वाला CCl4 और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, पहले था, बाद में डेवलप नहीं हो पा रहा है, समझिए। तो बाद में जब डेवलप नहीं हो रहा है, बाद में नया उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा। अगर सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला नया बॉन्ड बन पाए तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा, ठीक है। तो यहां पर वाटर पे हाइड्रोजन बॉन्ड है और डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है, वाटर यहां पर क्या है, सपोज सॉल्वेंट है, और CCl4 क्या है, सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का बॉन्ड जो है वो वीक है ना, वीक लंडन फोर्सेस है, वीक वंडर वॉल है, सपोज ये सॉल्यूट सॉल्यूट अलग हो जाएंगे, यहां प्रॉब्लम नहीं बॉन्ड को ब्रेक होने में। लेकिन नया बनने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं बनने वाला है, तो इसके डायपोल डायपोल वाटर के मॉलिक्यूल दूर नहीं होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी उसके साथ है तो वो दूर नहीं होंगे, और जब वो अलग नहीं होंगे तो CCl4 के साथ वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा। मतलब आप यू बोल सकते हैं, वाटर का ये एक मॉलिक्यूल जिसको मैं डार्क कर दिया, ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल और ये वाटर का तीसरा मॉलिक्यूल और ये वाटर का फोर्थ मॉलिक्यूल, ये सब अट्रैक्शन में बढ़िया से बने हैं, ठीक है। अब ये है CCl4 का मॉलिक्यूल, ये कब जाकर के इसके साथ अगर नया बनने वाला फोर्स सेम हो तो ये यहां से इसको रिप्लेस कर देगा और चला जाएगा और ऐसे बन जाएगा, है ना। लेकिन इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नया बनने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं बनने वाला है, तो कोई भी स्ट्रांग से वीक की तरफ नहीं जाता, वीक से स्ट्रांग की तरफ भले जा सकता है या तो इक्वल की तरफ जा सकता है, इसलिए यहां पर ऐसा होता है, ठीक है।
समझ में आया? तो ये था लाइक डिजोल्व लाइक का रीजन। ठीक, तो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करता है कि पोलर में ज्यादातर सॉल्युबल होगा और नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा। रीजन वगैरह सब अपन यहां पर एक्सप्लेन। ठीक है, तो इसको अपने ओन वर्ड्स में लिख लेंगे आप लोग, बहुत आसान है। अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। गैस कैसे सॉल्युबल होंगे लिक्विड में, अब हम ये देखते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, गैस का लिक्विड में सॉल्युबल। एग्जांपल समझिए। गैस, आप ये क्या है मालूम? ये है, अब ये है तो व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड, लेकिन मैं बनाना चाह रहा हूं, बन नहीं पा रहा है वो अलग बात है। मैं बनाना चाह रहा हूं कोल्ड ड्रिंक, ताकि आपको कुछ यादें ताजा हो जाएं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको ओपन कर देते हैं तो एयर बबल्स ऐसे बाहर आते हैं, है ना, फेज एक बाहर आता है। वो क्या चीज का होता है बेटा? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोल्ड ड्रिंक्स में डिसॉल्व रहता है। मतलब कि एक गैस लिक्विड में डिसॉल्व रहता है, एक गैस लिक्विड में डिसॉल्व रहता है। मतलब गैस लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है, गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है। ओके, तो होता है, तभी तो हमारे पास एक क्या है, लाइव लिविंग एग्जांपल हमारे सामने। ठीक है, तो अब ये कैसे होता है वो देखते हैं, और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो देखते हैं। ठीक है, गैसेस जो हैं वो सॉल्युबल हैं, सॉल्युबल कैसे होगा वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके फैक्टर से ही समझ में आएगा, फैक्टर्स कि इनकी सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर यूनिट ऑफ सॉल्वेंट, ओके, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज सॉल्युबिलिटी। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ये तो सॉलिड के केस में था, है ना। यहां पर देखते हैं कि किस तरीके से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। फैक्टर्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेचर, जैसे कि पहले भी था, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इस पे तो करता ही, अभी लिक्विड एंड लिक्विड बताया वो क्या था? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट था। इसमें यह देखा गया है कि अमोनिया, एक्सपेरिमेंटली मतलब ये देखा गया, अमोनिया और आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये जो गैसेस हैं, ये गैसेस सॉल्युबल है वाटर पे, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, लेकिन नाइट्रोजन नहीं, हीलियम नहीं, मीथेन नहीं, दीज आर, ये है रेडली सॉल्युबल, आसानी से सॉल्युबल हो जाता है। ओके, मोस्टली इनसॉल्युबल, मतलब बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है इसको सॉल्युबल करने, मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर, बट soluble in other organic liquids। रीजन अभी पढ़े थे, एक तो ये है पोलर, और इस वाटर भी होता है क्या? पोलर। तो पोलर में हो सकता है, पढ़े हैं अभी। दूसरी बात, ये होते हैं इजिली लिक्विफेबल। इजिली लिक्विफेबल मतलब कि थोड़े प्रेशर में लिक्विफाई हो सकते हैं। ठीक है, यहां ये सब है नॉन पोलर, वाटर है पोलर, पोलर और नॉन पोलर के बीच, समझ गए होगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सॉल्युबल नहीं होते। यहां पर अगर आप नॉन पोलर ले लो सॉलिड को, ऑर्गेनिक लिक्विड आप ले लो नॉन पोलर वाले, तो यहां पर ये सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करता है,
ठीक है, समझ में आया? पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में गैसेस इजिली लिक्विफेबल होना चाहिए। जो इजिली लिक्विफेबल होंगे, आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं, वही सॉल्युबल हो सकता है। जो आसानी से लिक्विफेबल नहीं होंगे तो फिर वो सॉल्युबल नहीं होगा। सोच के खुद देखिए, गैस फॉर्म में तो सॉल्युबल होगा नहीं। गैस फॉर्म में होगा क्या? सॉल्युबल नहीं। कोल्ड ड्रिंक के अंदर सोचो आप, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सा फॉर्म रहता है? अंदर गैस रहता है क्या? नहीं, वो लिक्विड फॉर्म पे रहता है। जब आप बॉटल को ओपन करते हो तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। तो उसको पहले क्या किया गया? लिक्विड में कन्वर्ट किया गया, तब उसको फिर मिक्स किया गया। तो जब तक वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक वो मिक्स नहीं हो पाएगा। तो गैस शुड बी लिक्विफेबल। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला हूं, इस बात का यहां पे नीड रहेगा, ठीक है? लिक्विफेबल ये होना चाहिए, ठीक है? अब ये आप सोच के देखिए, गैस को आप डिजोल्व कर लिक्विड में। गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या होती है बेटा? मॉलिक्यूल्स तो एक तो दूर दूर रहते हैं और फ्रीली मूव करते हैं, मतलब इनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है? और लिक्विड में होती है लो काइनेटिक एनर्जी, लेस काइनेटिक एनर्जी, लो नहीं लेस काइनेटिक एनर्जी, इसके कंपैरिजन में लेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? दोनों को आप मिक्स कर रहे हो, मिक्स नहीं होगा। इसको आप क्या करते हो? इसको आप क्या करना चाहते हो? इसको पहले लिक्विड में बना के, जब तक ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा ये मिक्स नहीं होगा। ये तो बात आपको मालूम, अभी थोड़ी देर पहले बताया, लिक्विफेबल होना जरूरी है, ठीक है? तो जब आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, तो क्या होगा? इसके मॉलिक्यूल्स पास आएंगे पास, थोड़े पास आएंगे। तो पास आएंगे तो इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा, यानी कि इनकी जितनी भी एनर्जी है वो एनर्जी कम होनी चाहिए। सोच के देखो जरा, अगर मान लो इनके एनर्जी ज्यादा रहेगी तो इधर उधर भगेगा, बहुत ज्यादा मूव करेगा, यस और नो, मूव करेगा, बहुत ज्यादा मूव करेगा ये, तो ये पास नहीं रह पाएगा। मतलब इसको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी। गैस के मॉलिक्यूल्स की, गैस के पार्टिकल्स की एनर्जी पहले कम होना चाहिए, कम होगा तभी जाकर के वो लिक्विफेबल हो पाएगा। मतलब, और ये कम कब होगा? जब आप इसके टेम्परेचर को कम करोगे। सोच के देखो, सोच के देखिए, गैस के टेम्परेचर को आप कम करोगे तभी वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। भाई लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हो, आइस बनाते हो, वाटर को आइस बनाते हो, क्या करते हो? टेम्परेचर को कम करते हो, रेफ्रिजरेटर में रखते हो। तो वही बात, अगर आपको गैस से लिक्विड में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। लेकिन टेम्परेचर कम करने से होता क्या है? टेम्परेचर जब वहां पर आप कम करते हो तो ये काइनेटिक एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, या जो इसके पास जो एनर्जी है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इधर उधर मूव करता है, वो एनर्जी को एटमॉस्फेयर में क्या करता है? वो रिलीज करता है। मतलब यहां पर डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा? निगेटिव होता है। जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, डेल एच की वैल्यू क्या होता है? निगेटिव होता है, तब जाकर के वो आपस में मिक्स हो पाता है। तो ये गैस का लिक्विड में मिक्स होकर के सॉल्यूशन का बनाना है ना। गैस पहले लिक्विड में चेंज होगा, फिर लिक्विड आपस में मिक्स होंगे और एक सॉल्यूशन बनेगा, गैसियस है ना, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन। तो ये एक क्या है बेटा? ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। निगेटिव मतलब कि हीट को बाहर निकालेगा, एनर्जी को कम करेगा। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसको अपनी एनर्जी को बाहर निकालना है, इसकी एनर्जी को बाहर निकालना है इसको, तभी जाकर के ये सॉल्यूशन बना पाएगा। और ऐसे कंडीशन में अगर आप इसके टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, सपोज इसको हीट कर देते हो, तो इसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी। और जब इसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी तो फिर ये सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा, ये वापस गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। ली सैटेलियर प्रिंसिपल इस पे काम करता है। ली सैटेलियर प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? पिछले वीडियो में बताया था मैं आपको, है ना, सॉलिबिलिटी में ही बताया था कि भाई जब सिस्टम किसमें हो? इक्विलिब्रियम पे हो, और आप कुछ उस पे चेंजेस करो, उसके टेम्परेचर पे चेंजेस करो, उसके प्रेशर पे चेंजेस करो, उसके कंसंट्रेशन पे चेंजेस करो, तो सिस्टम उस वे पे वर्क करने लगता है जिससे आपके द्वारा किया गया काम नलीफाई हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया,
अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये अपने एनर्जीज को, अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए सॉल्यूशन वापस गैस की तरफ आने लगेगा। मतलब जितना डिजॉल्व हो भी गया था वो भी क्या हो जाएगा, वापस गैस बन जाएगा। ठीक है, तो फिर ये काम नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर हमेशा कम करना है, टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है। अरे शॉर्ट में समझो यार, सिंपल सी बात है। इसको हीट को बाहर निकालना है, ये हीट को बाहर निकालना चाह रहे हैं और आप उसको हीट दे रहे हो तो उसका काम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो काम हमको नहीं करना, इसलिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर के लिए कैसे रिलेशनशिप बताओगे? ठीक है, solubility of gases in liquid, solubility of gases in liquid is inversely proportional of temperature। मतलब कम टेम्परेचर पे काम कराना पड़ेगा, कम टेम्परेचर पे ही, लो टेम्परेचर पे ही गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा और वो सॉल्युबल हो पाएगा। ये तो टेम्परेचर का इफेक्ट है। बट सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट अभी स्टार्ट होगा जिसपे पूरा लेक्चर बेस्ड है, दैट इज प्रेशर। दैट इज प्रेशर। प्रेशर लास्ट लेक्चर में नहीं पढ़े, दोनों लेक्चर में नहीं पढ़े, क्योंकि हम प्रेशर की कोई नीड ही नहीं है। आप प्रेशर बढ़ाओगे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर की कोई नीड नहीं है। अगर आप सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो या लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो तो वो उसका उतना इफेक्ट वो नहीं करता। लेकिन गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो यहां इसकी नीड रहेगी। होता क्या है देखिएगा जरा, मैंने क्या लिया, ये लिक्विड लिया, सॉल्वेंट। क्या ले लिया बेटा, मैंने यहां पर ले लिया सॉल्वेंट जो कि लिक्विड फेज में है। अब मेरे को क्या करना है, डिसॉल्व करना है पार्टिकल्स को, गैसियस पार्टिकल को, ये गैस फॉर्म पे है। तो टेम्परेचर कम करने से, टेम्परेचर तो मैं कम कर ही रहा हूं, सपोज की बात है, या टेम्परेचर को आप कांस्टेंट कर दीजिए। चलिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर बात करें, है ना, अब हम प्रेशर पढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं तो हमारी स्टडी अच्छे से हो पाएगी। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं। अब आपको डिसॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए अनदर फैक्टर यूज करोगे एंड दैट विल बी प्रेशर। हम यहां पर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। पिस्टन लगाए, प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लगाने से क्या होगा, इसके पार्टिकल, गैस के पार्टिकल और पास आएंगे। बोलो जरा, सोचो जरा, गैस के पार्टिकल क्या होंगे बेटा, और पास आते जाएंगे, बहुत पास आ जाएंगे। और जब ऐसे पास आ जाएंगे तो वो लिक्विड बन जाएंगे, और लिक्विड जब बन जाएंगे तो फिर वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्युबल हो जाएगा। इसमें से कुछ गैसेस ऐसे पार्टिकल, जो प्रेशर आपने लगाया, प्रेशर लगाया तो पार्टिकल्स लिक्विड के साथ मिक्स होने लगे, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट होने लगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा। तो प्रेशर बढ़ाने से, क्या बढ़ाने से, प्रेशर को इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ही सॉल्युबल होते जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हेनरी ने थोड़ा वर्क किया। ठीक है, विलियम हेनरी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने थोड़ा और आगे स्टडी किया इस बात को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सोचा कि अगर मान लो, आप खुद सोचिए यहां पर, अगर मान लो मेरे को 11.22.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस को डिसॉल्व करना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व करना है। कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल देते हैं। ठीक है, इतने गैस को डिसॉल्व करना है। यहां पर मेरे को किस पे, 1 लीटर वाटर, सपोज की बात है ना, सपोज बोल रहा हूं मैं, 1 लीटर वाटर पे 22.2 लीटर ऑफ CO2 गैस को मेरे को डिसॉल्व करना है। ठीक, और दूसरा कंडीशन मेरे पास ये है, 1 लीटर वाटर में ही, 1 लीटर वाटर में ही मेरे को 11.1 लीटर CO2 गैस डिसॉल्व करना है। आप खुद सोच के देखिएगा, दोनों के लिए मेरे को प्रेशर लगाना पड़ेगा, प्रेशर तो लगाना ही पड़ेगा। यहां पर 22.2 लीटर सपोज क्या है, CO2 गैस है,
और यहां पर 11.2 लीटर CO2 गैस। प्रेशर दोनों पे लगाना है। अब आप सिर्फ बताओ प्रेशर मेरे को कहां ज्यादा लगाना पड़ेगा? क्या दोनों में सेम लगाना पड़ेगा? आप सोचिए, क्या मेरे को दोनों में सेम लगाना पड़ेगा? यहां मेरे को 11.1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिजोल्व करना है, यहां मेरे को 22.2 लीटर गैस डिजोल्व करना है। तो एक्सपेरिमेंटली जब उन्होंने ये चीज को चेक किया तो उन्होंने ये बोला कि मेरे को जो ऑब्जर्वेशन आया उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहां ज्यादा क्या करना पड़ेगा या पड़ा। उन्होंने पहले किया और करके देखा और ये बताया कि यहां मेरे को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ा, तब जाकर के वो डिजोल्व हुआ। यहां पर मेरे कम काम में हो गया। तो उन्होंने सिर्फ, मैं आपके सामने सिर्फ दो चीजें आपको बता रहा हूं। उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किया इसके लिए, ठीक है। 11.1 लिया, 22.2 लिया, उन्होंने हो सकता है 33.3 लिया होगा, हो सकता है 44.4 लीटर लिया होगा, ठीक है। मैं लीटर में बोल रहा हूं, हो सकता है ml में लिए होंगे। तो इस प्रकार से काफी एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने फिर एक ग्राफ बना लिया, ठीक है। क्वांटिटी के बीच में या मास के फॉर्म पे आप बोल सकते हो, मास के बीच में और प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाया। मास और प्रेशर के बीच में ग्राफ। तो उनका सपोज मैं इधर ले लिया मास और इधर ले लिया प्रेशर। तो प्रेशर और मास के बीच जब ग्राफ बनाया तो ग्राफ क्या आया बेटा? ग्राफ आया लीनियर, ऐसा। तो उन्होंने क्या बोला कि मास ऑफ द डिजॉल्व्ड गैस in the solution is directly proportional to the pressure applied in the solution के ऊपर जितना प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ा, ठीक है, वो डिजॉल्व्ड गैस के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। मतलब आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा अगर ज्यादा क्वांटिटी गैस की डिजॉल्व करनी है। इन्होंने, हेनरी ने ये लॉ दिया, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने क्या बोला कि मास ऑफ द डिजॉल्व्ड गैस इन पर यूनिट ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to the pressure, नहीं, applied pressure at constant temperature, समझ में? उन्होंने क्या बोला, हेनरी ने क्या बोला कि मास ऑफ डिजॉल्व्ड गैस पर यूनिट सॉल्यूशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? अप्लाइड प्रेशर के। जितना आप प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ही मास का गैस उस पर डिजॉल्व होते जाएगा। ज्यादा आपको गैस डिजॉल्व करना है, ज्यादा प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये हेनरी का लॉ, इट इज हेनरीज लॉ, इट इज Henry's law, very important law it is, okay, Henry's law, बढ़िया काम किया इन्होंने, ठीक। Where m is the mass of the dissolved gas and p is the p is the pressure. It is pressure applied in solution, और यह है क्या? मास ऑफ डिजॉल्व्ड गैस, मास ऑफ डिजॉल्व्ड गैस, ठीक है बेटा। धीमे धीमे चल रहे हैं, बढ़िया समझ में आ रहा है, ठीक। डिजॉल्व्ड गैस, ये था हेनरी का। इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा काम को और बढ़ाया अपना। चलो ठीक है, ये तो कर लिया बेटा, आप नोट कर लिए ना? प्लीज नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं कर पाए मैं इरेज कर दिया, रिवाइंड करके नोट कर लीजिए एक बार, पॉज करके, ओके। फिर आगे बढ़ते और देखते, थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। काफी स्टडी करना है हमको, है ना। अब उन्होंने पहले मास पे तो रिलेशनशिप डेवलप कर ही लिया, मास के बारे में देख लिया, मास ऑफ गैसेस से तो सोच लिया, ठीक है। मास ऑफ गैस के साथ रिलेशनशिप उन्होंने बना लिया, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। चलो, इसके बाद वो मोल फ्रैक्शन की तरफ गए। मोल फ्रैक्शन से भी उन्होंने काम करके देखा, उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट किया और मोल फ्रैक्शन ऑफ डिजॉल्व्ड गैस और पार्शियल प्रेशर
पार्शियल प्रेशर अप्लाइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, इसके बीच रिलेशनशिप देखा उन्होंने, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व गैस, जो गैस डिसॉल्व है उसका मोल फ्रैक्शन, और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, इन दोनों के बीच उन्होंने रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए फिर से वही काम किया, ग्राफ प्लॉट किया। तो उनको फिर से क्या है, यहां पर फिर से उन्होंने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ले लिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस लिया, और यहां समझ लीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिया, ठीक है। और जब उन्होंने स्टडी किया तो फिर से उनको ऐसे लीनियर ग्राफ मिला। तो लीनियर ग्राफ मिला मतलब कि फिर से यहां पर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ डिसॉल्व गैस। तो मैं यहां पर क्या लिखूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ डिसॉल्व गैस ऑफ गैस, ऐसा लिखिए, पीजी, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, partial pressure of gas is directly proportional to the mole fraction of the gas, mole fraction of the gas, partial pressure of gas mole fraction of gas के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। अब पार्शियल प्रेशर समझिए, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में डिफरेंट होता है बेटा, है ना, ये समझिए, अदरवाइज पूरे चैप्टर में हम आप कंफ्यूज रहेंगे। ये है बीकर, बीकर के अंदर मैंने ये पहले ले रखा गैस और इसमें ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड। अब मैं यहां से प्रेशर लगाया, सपोज यहां पर मैंने लगाया 5 एटीएम प्रेशर, सपोज की बात है, मैंने क्या किया, 5 एटीएम प्रेशर लगाया। तो 5 एटीएम प्रेशर क्या गैस पे बस है, क्या मैं सिर्फ गैस पे अप्लाई कर रहा हूं 5 एटीएम प्रेशर? नहीं, ये 5 एटीएम प्रेशर कंप्लीटली सॉल्यूशन पे कर रहा है, ये सॉल्यूट पे भी है, सॉरी ये तो सॉल्वेंट है, वाटर है ना, ये सॉल्वेंट पे भी उतना ही प्रेशर लग रहा है यहां पर, और ये सॉल्यूट पे भी लग रहा है। मतलब ये जो 5 एटीएम प्रेशर लगा रहे हो ये टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर, ठीक है। तो हेनरी ने जो पहले लॉ दिया था ये वाला टोटल प्रेशर पे था। और अगर मान लो आप इसको कुछ ऐसे कैलकुलेट करो कि 5 एटीएम तो टोटल पे लगा रहे हैं, सॉल्यूट पे भी लगा रहे हैं, सॉल्वेंट पे भी लगा रहे हैं, लेकिन इसका कितना पार्ट सॉल्यूट पे पड़ रहा होगा और कितना पार्ट सॉल्वेंट पे पड़ रहा होगा। अगर सॉल्यूट पे बस कितना प्रेशर लग रहा है उसकी हम बात करेंगे तो हम इसको डिनोट करेंगे पार्शियल प्रेशर से, या इसको एक्सप्रेस करेंगे पार्शियल प्रेशर से। समझ में आ रहा है? पार्शियल प्रेशर किसको बोलेंगे? जब एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पे लगने वाले प्रेशर की हम बात करें, पूरे सॉल्यूशन पे नहीं। अगर हम सिर्फ सॉल्यूट पे लगने वाले प्रेशर की बात करें दैट इज पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट भी होगा और यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट भी यहां पर होगा, कुछ ना कुछ। पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट भी होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट भी होगा। और यहां पर सॉल्यूट क्या है? गैस है। तो उन्होंने क्या निकाला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस पे कितना प्रेशर लग रहा है, गैस पे जितना प्रेशर लगता है उसके गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर उस गैस पे लगेगा, ठीक है, उतने ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन का गैस क्या होगा, उस पर डिसॉल्व हो पाएगा। तो सॉल्यूशन में डिसॉल्व जो गैस है उसका मोल फ्रैक्शन उस पे लगने वाले, गैस पे लगने वाले प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये सेकंड इन्होंने एक और रिलेशनशिप बताया, मोल फ्रैक्शन पे भी काम किया, ठीक है। वेयर Pg इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड Xg इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। ये समझ गए आप लोग? ओके। अब अगर मान लो हम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाएं तो आपको क्या मिलेगा बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इज इक्वल टू KH इंटू Xg। यस और नो? मतलब कि गैस के ये जो KH है वो क्या ले लिया हमने? हेनरी कांस्टेंट ले लिया। इस कांस्टेंट, एक कांस्टेंट ले लिया K, है ना, और हेनरी ने दिया इसलिए हमने डिनोट किया H से। तो KH इज द हेनरी कांस्टेंट। अगर आप हेनरी कांस्टेंट की बात करोगे, अगर आप हेनरी कांस्टेंट की बात करोगे तो ये जो है हेनरी कांस्टेंट की बात करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? ये Xg इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय Xg, ऐसा हो जाएगा अगर मैं रिलेशनशिप बनाऊं तो।
हेनरी कांस्टेंट के लिए अगर मैं निकालूं यहां पर तो Hg नीचे आ जाएगा, तो Pg डिवाइडेड बाय Hg। अब यहां रिलेशनशिप देखो, KH Hg क्या है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, डायरेक्टली नहीं है, इनवर्स में। मतलब हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अगर निकाल ली जाए, इसकी वैल्यू अगर निकाल ली जाए, ठीक है, हेनरी कांस्टेंट की सपोज हम वहां पर वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर इसकी वैल्यू कुछ भी मिल गई आपको XYZ सपोज 10 के आसपास आया, तो यहां पर हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो मोल फ्रैक्शन के साथ इनवर्स है। मतलब जितना कम हेनरी कांस्टेंट होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, या हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज्यादा आएगी तो Xg मोल फ्रैक्शन कम रहेगा, क्योंकि दोनों इनवर्स है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, इफ द वैल्यू ऑफ Henry constant is more, solubility of gas will be less। इस रिलेशनशिप से हमको ये चीज पता चला, ये आप लिखिए, है ना। फ्रॉम द एबव रिलेशनशिप वी कैन से दैट इफ द वैल्यू ऑफ KH इज मोर, solubility ऑफ गैस विल बी लेस। हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। अगर KH की वैल्यू ज्यादा है तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगर KH की वैल्यू कम है तो गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। इतने पॉइंट्स नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो। चलिए बेटा एक क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, एज पर द हेनरी लॉ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको। व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर। वाटर में नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी बताना है एट 393 केल्विन। इफ KHFN2 गैस इज 12.6 into 10 the power of 4 atmospheric, assume that the pressure of N2 is 0.80। solubility of N2 गैस हमको कैलकुलेट करनी है। solubility में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, solubility होता क्या है पहले वो समझिए। solubility थोड़ा देर पहले थोड़ा सा रिवीजन ले लें। solubility हम किसको बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के लिए सॉल्यूट किसमें दिया होता है, ग्राम में हम लेते हैं। लेकिन अगर गैस की बात करें तो हेनरी ने क्या दिया है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन पे बताया है। ये सुनो, गैसेस की सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन बताया। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस पे लेंगे हम, यहां पर मोल फ्रैक्शन पे लेंगे, ठीक है। चलिए, तो सॉल्युबिलिटी के लिए इन्होंने मोल फ्रैक्शन पे किया है, तो कंफ्यूज नहीं होना। सॉल्युबिलिटी और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना दोनों एक ही चीज है, ठीक है। टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं रहेगा। KH गिवन कितना है बेटा, 12.6 into 10 the power of 4 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। प्रेशर ऑफ N2, यहां पर ये पार्शियल प्रेशर है, ध्यान रखिएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा पार्शियल प्रेशर, पार्शियल लिखा नहीं है, स्मॉल p और ब्रैकेट में N2, मतलब ये पर्टिकुलर N2 गैस पे लगने वाला प्रेशर है, तो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। अदरवाइज वो देता P टोटल दे सकता है, P टोटल दे सकता है, या प्रेशर ऑफ बोल सकता है। P टोटल दे दिया मतलब कि सॉल्यूशन का प्रेशर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ ये पार्शियल प्रेशर है 0.80 एटमॉस्फेरिक। हेनरी लॉ क्या बोलते हैं, बोलो हेनरी लॉ, अभी पढ़े ना हेनरी लॉ, क्या होता है बेटा हेनरी लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस, है ना। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो अब अगर प्रेशर को आप यहां से हटाओ, सॉरी इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को अगर हम हटाते हैं तो यहां क्या आ जाएगा बेटा, KH आ जाएगा इंटू XN2। हेनरी कांस्टेंट क्या, KH और XN2। अब अगर हमको XN2 निकालना है, सॉल्युबिलिटी निकालना है, सॉल्युबिलिटी कहां से मिलेगा, XN2 से पता चलेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस डिवाइडेड बाय KH हो जाएगा। बताओ, ये XN2 तो यहीं पर है, उसको बाद में इधर कर दिया, KH नीचे आ जाएगा, प्रेशर के नीचे KH आ गया, ठीक। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0.80 डिवाइडेड बाय KH की वैल्यू 12.6 इंटू 10 द पावर ऑफ 4। सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 0. पहले तो इसको मैं पूरा लिख लूं इक्वेशन एक बार, 12.6 इंटू 10 द पावर ऑफ 4 नीचे आइए इंटू 10 द पावर ऑफ 4, ठीक है। चलो देखते जाइए, है ना। अगर ये डेसिमल हटाना है तो मैं ऊपर 10 लगा दूं, अगर यहां का डेसिमल हटाना है तो नीचे मैं 100 लगा दूं,
ठीक है, यहाँ से जीरो कट, ये जीरो कट, यहाँ से ये जीरो कट, यहाँ से ये 8, तो क्या बचा 8 डिवाइडेड बाय 126, क्या बेटा 8 डिवाइडेड बाय 126 इंटू 10 की पावर ऑफ 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 4 बाय 63 इंटू 10 की पावर ऑफ 4। ठीक है, 4 बाय 63 को सॉल्व कीजिए। चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, 4 बाय 63, ये 10 की पावर ऑफ 4 जो नीचे है ना, डिनोमिनेटर में है, अगर उसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो पावर किसमें आ जाएगा, माइनस में, 10 की पावर ऑफ -4। 10 की पावर ऑफ 4 को मैं ऊपर ले गया तो क्या हो गया 10 की पावर ऑफ -4। ठीक, बच गया 4 बाय 63, इसको आपको सॉल्व करना है। 63 का टेबल, 63 जीरो जा 63, 4 बन गया 40, है ना, डेसिमल लगाए तो 40 बन गया। 63 जीरो जा 63, अब डेसिमल लगा एक वैल्यू और 63 इंटू, मैं इसको ले जाता हूं 5 टाइम्स, 5 3 जा 15, 5 6 जा 33, 15 नहीं, एक और आ जाएगा 6 टाइम, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36 एंड 1 378। ओके, 376 टाइम गया। अब 400 से माइनस कर देते हैं 378 को, क्या आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, 9 से 222, तो 220 बन जाएगा। तो 63 3 जा 3 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स, 3 टाइम में देखो क्या आता है, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 189। ठीक है, 189 जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, इतना सफिशियंट है, आगे करने की जरूरत नहीं है ना। 3 डेसिमल तक ले गए, आगे और कर सकते हैं, वैसे कोई इश्यू नहीं है ना। इंटू 10 की पावर ऑफ -4। अब साइंटिफिक नोटेशन में इसको और पूरे अच्छे से कन्वर्ट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह पढ़ चुके होंगे, है ना। तो ये डेसिमल वैल्यू जो है ज्यादातर अच्छी आपकी तब लगेगी पढ़ने में भी जब इसको आप एक डिजिट के बाद रखो। तो 2 टाइम के बाद अगर मैं डेसिमल को शिफ्ट करूं 6.3 1 2 डिजिट के बाद, तो मेरे को 2 डिजिट ऐड करना पड़ेगा 10 की पावर ऑफ 2, है ना। 2 डिजिट मैंने क्या कर दिया, 2 डिजिट इधर गया तो 10 की पावर ऑफ -2, है ना, डेसिमल इधर लाते हैं तो +2। अब ये अल्टीमेटली हो क्या जाएगा 6.3 इंटू 10 की पावर ऑफ -6, 10 की पावर ऑफ -6। ये क्या आ गया बेटा, मोल फ्रैक्शन, इसका XN2 का पार्शियल प्रेशर, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस 6.3 इंटू 10 की पावर ऑफ -6। और यही जो है वो उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर मान लो इतना आप प्रेशर लगाओगे तो 0.80 प्रेशर लगाओगे तो काफी कम है। चलिए ठीक है, मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ही आप डिसॉल्व कर पाओगे। जाहिर सी बात है 1 एटमॉस्फेयर तो नॉर्मल प्रेशर होता है कि नहीं। नॉर्मल प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर, आप तो उससे भी कम कर दिए, प्रेशर और कम हो गया है ना, टेम्परेचर भी बढ़ा दिए हो, तो फिर सॉल्युबिलिटी तो कम होनी ही है, तो इतना आएगा आपको मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इन वाटर एट 393 केल्विन, KHO2 जिसने दिया हुआ है, और पार्शियल प्रेशर। क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, डाटा चेंज है। ठीक है, समझ गए होगे, नहीं भी समझे होगे, दोनों चीज पॉसिबल है, कई लोग वीडियो देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेम है, सेम पैटर्न रहेगा, हेनरी लॉ। ठीक है, KH की वैल्यू कितनी दी हुई है ऑक्सीजन गैस के लिए 7.01 इंटू 10 की पावर ऑफ 4 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना दिया हुआ बेटा, यहां पर ये दिया 0.20 एटमॉस्फेरिक। ओके, हेनरी लॉ लेंगे, हेनरी लॉ 2 क्वेश्चन करने चाहिए एक टाइप के, हमको फिर डाटा क्या सारी चीजें समझ में आए। हेनरी लॉ क्या होता है बेटा बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ any gas will be directly proportional of the mole fraction of that gas, yes or no। तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आ जाएगा, यहां हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ है बताओ जरा, 0.20 एटमॉस्फेरिक रख लिया। ठीक है, KH कितना दिया है 7.01 इंटू 10 की पावर ऑफ 4 रख लिया, और ये हो गया X इंटू O2। आपको XO2 निकालना है, इस डाटा को इधर ले आओ। चलो, XO2 इज इक्वल टू 0.20 डिवाइडेड बाय 7.01
इंटू 10⁴ सॉल्व कीजिए। 20 डिवाइडेड बाय 7.01 सॉरी पॉइंट इंटू 10⁴ को मैं ऊपर ले जाऊं बेटा, है ना, 10⁻⁻4 बन जाएगा। साथ ही साथ करते चलते हैं। इसको हटाने के लिए मैं नीचे लगा दिया 100, डेसिमल हटाया, यहां हटाया, ऊपर आ गया 100 कट हो जाएगा, क्या बचा 20 डिवाइडेड बाय 701 इंटू 10⁻⁻4। 700 का टेबल बताओ भाई किसी महानुभव को लोग को आता है? तो 4 बच्चे बैठे हैं हमारे, इंटू बताओ कितना टाइम में जाएगा? पहले तो 0 टाइम पे, चलो ये तो पहले कर ही दिया, 0 टाइम पे आया, है ना, डेसिमल लगाए, 0 बढ़ाए, फिर 0 टाइम गया, ठीक है 200 हो गया, है कि नहीं, 200 हो गया। 0 टाइम पे नहीं आया, डेसिमल लगाए, 0 बढ़ाए, 200 हो गया। अब 0 टाइम पे, ठीक है, सही कर रहे हैं कि नहीं? 700 था, 701, 0 टाइम पे नहीं गया, डेसिमल लगाए तो फिर 20 पे एक 0 आ गया, ठीक है। अब 0 बार नहीं गया, अब फिर से 0 लगाया तो फिर ये 2000 बन गया, ठीक है। अब ये जाएगा कितना टाइम लगेगा? 2 टाइम, तो कितना जाएगा 1400। 2 टाइम गया, कितना हो गया 1400। और जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो कितना जाएगा 600 बचेगा। कितने बार जाएगा? 5 टाइम जाएगा। चलो इतना ही करो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। 0.0025 इंटू 10⁻⁻4, ओके। अब इसको सॉल्व करो बेटा, डेसिमल इधर जाएगा 1 2 3 टाइम, 3 टाइम गया 2.5 इंटू 10⁻⁻7, 3 टाइम बढ़ गया, ठीक। थोड़ा शॉर्ट में किया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। 1 2 3 टाइम गया, तो आप पहले क्या करोगे? चलो पहले क्या करोगे? इंटू 10⁻⁻3 करोगे, फिर टाइम डेसिमल को आप राइट में ले गए तो ये क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। आप पढ़े होगे x⁴n इंटू x⁴n, लोअर क्लासेस में x⁴n प्लस n, बस वही है, क्या हो जाएगा? दोनों पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, 4 + 3 7 -7, ठीक, बन जाएगा। आसान है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आसान है। अब थोड़े से हाई लेवल के थोड़े से क्वेश्चन ले ले, ये नोट करो, फिर थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, एक थोड़ा सा स्टेप ऊपर करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज 1.0 × 10⁵ मतलब यहाँ हेनरी कौन दे दिया है? हेनरी कांस्टेंट KH ऑफ N2 गैस, ये यहां पर दिया है बेटा, कितना दिया है? ये दिया है 1.0 × 10⁵ क्वेश्चन को समझते भी जाइए और गिवन वैल्यू को लिखते जाइए, ठीक है। और दूसरा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज, मोल फ्रैक्शन दिया यहाँ पे, ओके। मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं? x ऑफ N2 लिख सकता हूं मैं 0.8, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिसॉल्व्ड इन 10 मोल ऑफ वाटर? 10 मोल ऑफ वाटर में कितना गैस N2 का डिसॉल्व रहेगा इसी टेम्परेचर पे 298 केल्विन पे एंड 5 atm प्रेशर पे? तो 5 atm प्रेशर पे, तो ये जो प्रेशर है 5 atm, ये 5 atm प्रेशर किस पे लग रहा है? पूरे सॉल्यूशन पे लग रहा है। सोच के देखो ना, ये वाटर है, ठीक है, वाटर का यहां पर कितना है? वाटर का यहां पर 10 मोल है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है, ये क्या हो गया? ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है। इस पे आप प्रेशर लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, तो यहां पर जो आप प्रेशर लगा रहे हो, ये जो प्रेशर है किस पे लग रहा है? दोनों पे लग रहा है, 5 atm दोनों पे लग रहा है। बताओ, पार्शियल प्रेशर नहीं बोला है, प्रेशर बोला है, 5 atm प्रेशर सॉल्यूशन पे आप लगा रहे हो, ठीक है। तो इसमें से वाटर कितना है और आपका, सॉरी वाटर कितना है और N2 गैस कितना है, ये कहां से पता चलेगा? यहां से पता चलेगा। मोल फ्रैक्शन दिया वाटर का, सॉरी नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना दिया? 0.8, तो ये है 0.8। आपको, आपने मोल फ्रैक्शन वाले मेरे लेक्चर देखा होगा या आपको याद भी होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो, कि अगर देखें नहीं देखें तो प्लीज देख लीजिएगा।
फिर भी आप समझिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, यहां पर दो कंपोनेंट है, एक नाइट्रोजन गैस और दूसरा वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज ऑलवेज 1। दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। एक का मोल फ्रैक्शन दिया है 0.8, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, ये 1 है तो 0.2 हो जाएगा। अरे यार सिंपल सी बात है, एक्स ऐसा ले लीजिए, एक्स ऑफ बी है ना, 1 में 0.8 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो एक्स बी का कितना है, 0.2। तो यहां पर ये 0.8 है, ये 0.2 है। प्रेशर पूरे 5 एटीएम लग रहे दोनों पे, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये 80% है और ये 20% है, ऐसा बोल सकता हूं। 1 का 0.8 मतलब 80%, 1 का 20% ये, तो 5 एटीएम इस पर लग रहा है प्रेशर। तो सिर्फ नाइट्रोजन गैस पे कितना लग रहा है वो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ये सब क्यों कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस पे लगने वाला प्रेशर हमको कैलकुलेट करना है। हमको टोटल प्रेशर नहीं चाहिए अभी। क्यों नहीं चाहिए, रीजन समझिए, क्योंकि हेनरी लॉ किस पे दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। यस और नो। हमारे पास ये पी इनटू नहीं है, ये प्रेशर आप ये 5 उठा के मत रख देना यहाँ पे। यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या है, पूरे सॉल्यूशन पे लगने वाला प्रेशर है, इट इज नॉट अ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो हमको पार्शियल प्रेशर निकालना है, कहां से निकलेगा, मोल फ्रैक्शन से निकलेगा। अगर टोटल लगने वाला प्रेशर 5 एटीएम है तो इसके 80% पे लगने वाला प्रेशर या इसके 0.8 पे लगने वाला प्रेशर कैसे निकालेंगे बताइए जरा, कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ P ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन से आप इनटू कर दोगे। ठीक है, X ऑफ N2 इंटू टोटल प्रेशर या प्रेशर लिखो भाई, मोल फ्रैक्शन से इंटू कर दो ना। 5 एटीएम टोटल लगा रहे तो 0.8 पे कितना लगा, 0.8 इंटू 5 लगा। 100% पे 5 एटीएम लग रहा है तो 80% पे कितना लगेगा, 80% से इंटू कर दो। 80 इंटू 5 एटीएम डिवाइडेड बाय 100। अगर परसेंट में सोचोगे तो, परसेंट में नहीं सोचोगे तो 0.8 से इंटू कर दो। करो इंटू, कितना जाएगा 40, 85 जब 40, 4.0 एटीएम, मतलब ये 4 एटीएम लग रहा है। 5 एटीएम टोटल लगा रहे हो लेकिन नाइट्रोजन गैस में कितना लग रहा है, 4 एटीएम लग रहा है पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब आपको मालूम है सॉल्युबिलिटी आप यहां से कैसे निकालोगे। तो ये तो पहले आपको ये समझ में आ गया। अगर बेटा ये डायग्राम बनाना चाहते हो बाद में फ्यूचर में समझने की तो बना लीजिएगा है ना। अब तो पार्शियल प्रेशर आ गया आपके पास। आप यहां पर लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस, PN2 इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, ये आ गया। अब हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ, फ्रॉम हेनरीज लॉ क्या होता है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ऑफ N2। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 यहां क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट KH इज इक्वल टू एक्स ऑफ N2। P ऑफ N2 आया है आपके पास 4 एटीएम। ठीक है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट दिया हुआ है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट दिया है, कितना है, कितना दिया है 1.0 इंटू 10 द पावर ऑफ 5। तो यहां से आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। ये किसके लिए मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, ये निकाल रहे हो आप सॉल्यूशन का, है ना। चलो कितना आ जाएगा बेटा, x ऑफ N2 कितना जाएगा, ये इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, 1.0 इंटू 10⁵ इसके नीचे आ जाएगा, 4 के नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁵, क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁵ को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻5। ये क्या आ गया, x ऑफ N2 का मोल फ्रैक्शन आ गया। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है बताओ, मोल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। मोल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल रेशियो, इट इज द रेशियो इन बिटवीन द, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट का
नंबर ऑफ मोल का रेशियो है टोटल नंबर ऑफ मोल के साथ। ठीक है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल। तो फिर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ, हम एक्स मोल फ्रैक्शन N2 का निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। टोटल नंबर ऑफ मोल मतलब सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल कितना होगा? नाइट्रोजन गैस का नंबर ऑफ मोल तो होगा ही, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, और क्या है सॉल्यूशन में? वाटर। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल दे दिया है वाटर का, 10 मोल में कितना होगा। ठीक है, तो ये हो गया 4, मोल फ्रैक्शन कितना आया? 4 इंटू 10⁻⁻5 आया। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर यहां पर कितना दिया? 10। ठीक है, और अगर मान लो इस N2 की वैल्यू बहुत कम हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 की वैल्यू बहुत कम हो, नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल की वैल्यू बहुत कम हो, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर की वैल्यू, क्योंकि वैल्यू में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। अगर ये 0.00001 होगा, उसको मैं 10 के साथ में ऐड कर दूं, उसके बाद डिवाइड करूं, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत कम वैल्यू है तो यहां पर आप ऐसे लिखेंगे, ओके, n ऑफ N2 डिवाइडेड बाय n ऑफ H2O। ठीक, नेग्लेक्ट दी, यहां पर आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिए प्लीज, नेग्लेक्ट दी वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 फ्रॉम डिनोमिनेटर मैं बोला हूं बेटा, है ना, थोड़ा छोटा हो गया, मैं ऐसे बोला हूं, है ना, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर का तो मैं लाइन इरेज कर सकता हूं, आप चाहे तो लिख लीजिए, है ना, जीवन या तो क्वेश्चन तो हम पढ़ ही चुके, क्वेश्चन में यहां से इरेज कर देता हूं। चलिए इतना इरेज कर दिया। ठीक है, इसके आगे का पार्ट यहां पर नेग्लेक्ट कर दिए, तो क्या आया? 4 इंटू 10⁻⁻5 n ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर तो दिया है 10, ये इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? n ऑफ N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन 4 इंटू 10⁻⁻5, ये इधर गया इंटू 10, तो 10⁻1, 4 इंटू 10⁻5 प्लस 1, है ना, x⁻m प्लस n। ठीक है, 4 इंटू क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 10 माइनस हो जाएगा, और जो भी मैक्सिमम नंबर उसका साइन आएगा, तो माइनस करो, 5 में 1 4 आया, क्या बड़ा साइन 4, 10⁻4। तो ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस जो हमको निकालना था। मतलब अगर 10 मोल ऑफ नाइट्रोजन रहेगा, सॉरी वाटर पे, अगर 10 मोल ऑफ वाटर रहेगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ आपका नाइट्रोजन कितना डिजोल्व होगा? इतना डिजोल्व होगा। ठीक है, तो ये है आपका सॉल्यूशन। ठीक, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हेनरी लॉ से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपका सबसे ज्यादा फोकस आपको इस बात पे रखना है, या जो जनरल मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं एज पर दी एक्सपीरियंस, ओके, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, कि पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो वहां पर आप फोकस रखिएगा, फिर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, पार्शियल प्रेशर आप अगर नहीं दिया है तो टोटल प्रेशर से आपको पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर लिए तो हेनरी लॉ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आप बुक से क्वेश्चंस निकालिए, कॉन्सेप्ट यही है, और उसको सॉल्व करके देखिए। ओके, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस।